नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ में मैं कुछ घर और किचन से जुड़े हुए कुछ यूज़फुल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी टाइम से मैं इन टिप्स को फॉलो करती आई हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल टिप्स है ये, और ये आपके काम को बहुत आसान बनाएंगे और साथ में आपके समय और पैसों की कुछ हद तक बचत भी करेंगे। और आगे आपको व्लॉग भी देखने मिलेगा, तो व्लॉग देखना भी मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप, तो ये मेरा जो गैस है ना, ये 3 बर्नर वाला है। और ये बीच वाला जो ये बर्नर है ना, ये थोड़ा सा मतलब इसकी जो फ्लेम है ना, वो थोड़ी सी लीक हो रही है, आप देख भी रहे होंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया टिप बताती हूँ। कुछ भी आपको पैसे वगैरह खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और मतलब हार्डली 1 सेकेंड के अंदर आपका ये जो लीक हो रहा है ना, ये फ्लेम जो आसपास में, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको गैस को तुरंत बंद कर देना है, यूज़ नहीं करना है, नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर देखो मैंने ले लिया है कोलगेट। तो कोलगेट सभी के घर के अंदर होता है, तो इस कोलगेट से हम इस चीज़ को बिल्कुल सही करने वाले हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल ज़रा सा कोलगेट जो है वो अपनी फिंगर के ऊपर ले रही हूँ। बिल्कुल ज़रा सा लेना है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे और इसी से ही हमारा काम जो है वो बन जाएगा। लेकिन ये जो टिप है ये सिर्फ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। अगर एकदम से आपको काम करते करते दिक्कत आ रही है ना, तो आप ये वाले टिप को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में फिर आपको कोई ना कोई मैकेनिक वगैरह जो होता है ना, उसको बुला के पूरे ही गैस स्टोव की सर्विसिंग ज़रूर करानी है। तो यहाँ पर देखो जो बर्नर है उसको मैंने निकाल दिया है, और उसके बाद में इसकी जो बिल्कुल ये सर्कल होता है ना, उस सर्कल के ऊपर आपको बिल्कुल पतली पतली सी लेयर लगा देनी है। बस इतना ही करना है, और बाकी इसको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम इसको लगा देंगे फिर से गैस स्टोव के ऊपर। तो अब आपको मैं आगे करके भी बताऊंगी कि देखिए इतना सा ये कोलगेट जो है वो बर्नर के ऊपर लगाया, और हमारा जो प्रॉब्लम हो रही थी ना गैस स्टोव के साथ में, वो देखो कितनी जल्दी से ठीक हो गई है। तो देखो अभी मैंने लगाया है गैस स्टार्ट किया है, और अभी मैं आपको बिल्कुल पास से बताऊंगी कि जो पास में फ्लेम लीक हो रही थी ना, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो बहुत ही बढ़िया वाला टिप है। आपको अच्छा लगे ना तो फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और आप शेयर कर देना, ताकि किसी के भी साथ में कोई ये कॉमन प्रॉब्लम है। हम किचन में काम करते हैं ना, तो काम करते करते कई बार गैस स्टोव जो है ना, वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स करता ही है। उसके बाद में बढ़ते हैं एक और यूज़फुल किचन टिप्स की तरफ। तो किचन के अंदर देखो हमारे घर के अंदर किचन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जिन्हें हमको स्टोर करना होता है। जैसे कि चावल हो गए, कुछ दालें हो जाती है ना, तो इनको हमको स्टोर करना होता है। तो जब भी मैं डीमार्ट से सामान लेके आती हूँ, तो उनको किस तरीके से अरेंज करती हूँ वो आप लोगों के साथ मैंने कई बार शेयर किया है। तो जैसे कि ये चावल है, तो चावल को मैं इस तरीके के ये बड़े से डिब्बे के अंदर भरती हूँ, लेकिन इसको मैं ना डायरेक्ट डिब्बे के अंदर नहीं भरती हूँ। तो जिस डीमार्ट की थैली के अंदर ये चावल आते हैं ना, तो पहले चावल को अच्छे से छलनी से छान देती हूँ। उसके बाद में इसी थैली के अंदर भरकर, और फिर इस थैली को मैं डिब्बे के अंदर रखती हूँ, और फिर इसके ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है ना थैली का, उसको मैंने पूरा फैला दिया है। और उसके बाद में चावल के अंदर या तो मैं बोरिक पाउडर डालती हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, और या फिर देखो जो मैच स्टिक वगैरह होती है ना हमारी, तो मैच स्टिक की जो डिब्बी होती है, खाली डिब्बी, उसको भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। या फिर जो मैच स्टिक होती है ना, उसकी 5-10 जो होती है ना स्टिक्स, उनको आप अंदर डाल दो, तो चावल जो है वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये तो बात हो गई कि चावल आपके बिल्कुल सही सलामत है, तो उनको ख़राब होने से बचाने के लिए आपको ये रेमेडीज़ करनी है। लेकिन यदि आपके चावल जो है वो ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, तो यदि बाहर बाहर कीड़े लगे होते हैं, तो उनको हम छलनी से छान कर निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि चावल के अंदर है ना कीड़े घुस जाते हैं, तो उस टाइम पर हम क्या करें? तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही एक प्रैक्टिकल और बहुत ही यूज़फुल टिप बताने वाली हूँ, जो कि आपको लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, और इसको आप करके ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैंने एक कांच का बाउल ले लिया है, तो इसको मैंने रख दिया है चावल के ऊपर। तो बिल्कुल चावल के ऊपर ही रखना है, बिल्कुल अंदर की तरफ नहीं उसको हमको घुसाना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया है ये वाइट विनेगर। तो आप वाइट विनेगर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास में एप्पल साइडर विनेगर है, या कोई भी दूसरा विनेगर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में ये वाला था। उसके बाद में इस जो बाउल है, कांच के बाउल को मैंने आधा विनेगर से भर दिया है। ध्यान रखना है कि चावल के अंदर नहीं डालना है, हमको सिर्फ इस बाउल के अंदर डालना है। और उसके बाद में फिर इस जो बाउल है ना, इसको अच्छे से हम सेट कर देंगे चावल के ऊपर, और फिर इसकी लीड जो हम लगा देंगे, और करीबन 1 घंटे तक हम ऐसे ही रहने देंगे। तो चावल के अंदर जो कीड़े लगे रहते हैं ना, क्योंकि विनेगर की जो स्मेल होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, तो उसकी वजह से जो कीड़े हैं ना, वो बिल्कुल निकल के ऊपर की तरफ आ जाएंगे।
और यदि आपके चावल के अंदर ज़्यादा ही कीड़े लगे हुए हैं तो आप इस प्रोसेस को ओवरनाइट के लिए भी कर सकते हैं और काफ़ी यूज़फुल है। आप एक दिन में यदि ठीक नहीं हो रहे तो आप इस चीज़ को 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो ये कीड़े वाली प्रॉब्लम्स है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगी। और अगर आपको ये वाला टिप पसंद आया हो ना तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना। तो इस तरीके से चावल जो है वो आप बचा सकते हैं ख़राब होने से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स की तरफ। तो दालें जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा सही होती है, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। लेकिन बच्चे दालें खाना पसंद नहीं करते हैं। मेरे भी बच्चे कुछ दालें खा लेते हैं लेकिन कुछ दालें नहीं खाते, जैसे कि मूंग की छिलके वाली दाल, और ये तो कितनी ज़्यादा हेल्दी होती है लेकिन बच्चे खाना कम पसंद करते हैं। और पीली वाली जो मूँग की दाल होती है ये भी बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ हैं और हम लेडीज़ के पास में कुछ एक्स्ट्रा माइंड होता है, हम कुछ ना कुछ अपना दिमाग और जुगाड़ लगा कर और काम को कर ही लेते हैं और बच्चों से मनवा भी लेते हैं। तो यहाँ पर दाल जो है वो मैं सिंपल एक दाल नहीं बनाती हूँ, मैंने कुछ दालें ली है, जैसे कि थोड़ी सी मैंने छिलके वाली मूंग की दाल ली है, थोड़ी सी मैंने पीली वाली मूंग की दाल ली है, थोड़ी सी काली वाली उड़द की दाल ली है, थोड़ी सी चने की दाल ली है, और थोड़ी सी मैंने ली है जो मसूर होता है ना, साबुत मसूर की दाल नहीं लेनी है, साबुत मसूर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बिल्कुल बराबर मात्रा में मैंने थोड़ी थोड़ी सी दालें ले ली है। अब इसके बाद में इन सभी दालों को कर दिया है मैंने मिक्स, और अब इस दाल को मैंने ले लिया है कुकर के अंदर। तो इसके बाद में भी कुछ टिप आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो दाल है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने करीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है। पानी डालने के बाद में दाल को आपको कम से कम 3 बार तो धोना ही है। आप और ज़्यादा बार भी धो सकते हैं लेकिन कम से कम 3 बार तो धोना ही है, ताकि आपका जो दाल का पानी है ना वो बिल्कुल साफ़ निकल के आना चाहिए। उसके बाद में 3 पानी से धोने के बाद में मैंने पानी डाला था फिर से, और करीबन आधे घंटे तक दाल को मैंने भिगोया था। दाल को भिगोने से उसका कुकिंग टाइम काफ़ी कम हो जाता है और दाल का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखो 3 बार धोने के बाद में भी जब मैंने आधे घंटे तक भिगोया ना तो ऊपर फिर से गंदा पानी निकला, तो उसको भी मैंने फेंक दिया। अब उसके बाद में मैंने अगेन इसके अंदर फ्रेश पानी डाला है, और जो पानी दाल के ऊपर निकलता है उसको आपको फेंकना नहीं है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। उसको आप अपने प्लांट्स के अंदर डाल सकते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा सही होता है। उसके बाद में दाल के टेस्ट को एनहेंस करने के लिए मैंने करीबन 10 से 15 करी पत्तों को बिल्कुल बारीक बारीक कट करके दाल के अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा टमाटर डाला है, एक बड़ा साइज़ का टमाटर, नमक डाला है और थोड़ा सा तेल डाला है। तेल डालने से जो छिलके होते हैं ना वो छिलके एक तो जो सीटी होती है उसमें फंसते नहीं है, और दूसरा दाल काफ़ी जल्दी पक जाती है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद में अब हमारी दाल जो है वो पकने के लिए रेडी हो चुकी है, तो मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दी है और सिर्फ 2 सीटी में ये दाल अच्छे से पक जाएगी। और इस तरीके से आप एक बार दाल बना के ज़रूर देखना, दाल का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। ये जो दाल है वो मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाई है, और फिर भी दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर चावल भिगो के गई थी, तो चावल चढ़ा दिए हैं, नमक मैंने डाल दिया है, और घी तो जब चावल बन जाएंगे ना तो उसके बाद में डालूंगी। और यहाँ पर ये जो आम की गुठली थी ना जो कि मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, तो वो यहाँ पर मैंने चढ़ाई है कुकर में। और यहाँ पर राजमा जो है वो मैंने सीटी लगा दी थी, रात को भिगोए थे और सीटी लगा दी थी। तो 5-6 रात को भिगो दिए थे ना तो ज़्यादा सीटी नहीं लगानी पड़ी। ये 5-6 सीटी के अंदर ही अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पर राजमा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा तेल, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा हींग,
और फिर मैंने डाली है राई, उसके बाद डाला है जीरा। और जब दोनों चीज़ें अच्छे से भून गई तो फिर मैंने इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्ची डाली थी, और ये जो टमाटर थे एकदम बारीक बारीक कट किए हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये जो मैं राजमा बना रही हूँ ये मेरे घर के अंदर सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और विदाउट लहसुन और प्याज के बनाने के बावजूद इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। और क्या क्या चीज़ें मैं डाल रही हूँ और किस तरीके से डाल रही हूँ ना, ये चीज़ आप ज़रूर देखना, क्योंकि सबका ये कि खाना जब हम बनाते हैं ना तो मसाले तो देखो वो के वही डलते हैं, लेकिन कौन कितना मसाले डाल रहा है, किस तरीके से डाल रहा है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कुकिंग के अंदर। तो ये चीज़ें जो है वो मतलब हम काम करते करते ना खुद से सीख जाते हैं। तो मैंने भी जैसे कई साल जब काम कर रहे हैं, शादी से पहले भी करते थे, शादी के बाद में भी कंटिन्यूस किचन में काम करते ही हैं सुबह शाम। तो काम करते करते हमें खुद से आइडिया होने लग जाता है कि किन चीज़ों को हमको किस तरीके से डालना है, कितना डालना है, कब डालना है। तो इससे स्वाद जो है ना वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। ये सब प्रैक्टिस से होती है चीज़ें। तो यहाँ पर देखो मैंने टमाटर डालने के बाद में फिर इसके अंदर जो रूटीन वाले मसाले होते हैं सिर्फ मैंने वो डाला था, गरम मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। और उसके बाद में मसाले को मैंने बिल्कुल अच्छे से भुना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर मसाले को अच्छे से भुनना है। अब उसके बाद में राजमा जो था वो तो अच्छे से पक ही चुका था, तो अब इस राजमा को थोड़ा सा मैं अंदर डालूँगी, सारे राजमा नहीं डाल रही हूँ, करीबन 1/4 जितना राजमा अभी मैं डालने वाली हूँ। और उसके बाद में इस राजमा को मैं थोड़ा सा मैश करूँगी, और मैश करूँगी मैं इस चम्मच की हेल्प से। मतलब मुझे बिल्कुल बारीक बारीक मैश नहीं करना है, सिर्फ एक दाने जो है उसके 5 से 6 टुकड़े हो जाए, मतलब उस तरीके के, क्योंकि अगर हम बारीक कर देंगे ना तो वो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। मैंने एक बार ट्राई करा था लेकिन किसी को भी पसंद नहीं आया था। लेकिन इस तरीके से जब मैं राजमा बनाती हूँ तो घर में बहुत शौक से खाते हैं। अब जिन्हें अगर एकदम टाइट राजमा खाना पसंद होता है ना, जैसे कि मैं तो थोड़ा सा पानी वाला बनाने वाली हूँ, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल होता है ना कि ज़रा सा पानी वाला राजमा भी खाते हैं, तो आप इस टाइम पर इस तरीके से बना सकते हो। मतलब अभी मैंने यहाँ पर पानी ऐड नहीं किया है, बिल्कुल भी पानी मैंने ऐड नहीं किया था, खाली जब मैंने मसाला पकाया था तब थोड़ा सा पानी डाला, और उसके बाद में राजमा जब बॉईल किया था तो थोड़ा सा पानी उसके अंदर था बस। लेकिन अभी हमें चावल के साथ में खाना है, और हमारे घर के अंदर मतलब दाल वगैरह थोड़ी सी पतली ही खाते हैं, तो इसीलिए मैंने पानी ऐड कर दिया था। अब उसके बाद में बारी आती है रोटी बनाने की, क्योंकि अभी 10 बजे का कुछ टाइम हो रहा था, और मंदिर से बस मैं आई थी उसके बाद का ही ये वीडियो है। तो मंदिर से आने के बाद में तो सबसे पहला काम जो होता है वो खाना बनाना, और फिर सबको एक एक करके खाना सर्व करना सबको। तो पहले 4 से 6 रोटी एक बार बन जाती है ना, तो उसके बाद में फिर मैं प्लेट लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी जैसे बच्चे घर पर हैं तो मैं इनकी हेल्प ले लेती हूँ, बच्चे खाना सर्व करने का काम कर देते। तो 4 रोटी बनती है, तो उसके बाद में सबसे पहले बाऊजी की प्लेट लगती है, फिर उसके बाद में जेन साहब की प्लेट लगती है, उसके बाद में तो फिर एक एक रोटी बनती जाती है, तो फिर मैं बच्चों को रखती हूँ। यहाँ पर राजमा बनकर एकदम रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको थोड़ा सा पतला रखा है क्योंकि चावल के साथ में खाएंगे ना इसीलिए, और बाकी रोटी के साथ खाना होता है ना तो मैं थोड़े से टाइट रखती हूँ। और यहाँ पर ये आम की गुठली और अमचूर की ये सब्ज़ी जो है वो भी बनकर रेडी हो चुकी है। इसकी एक्चुअली रेसिपी शेयर करना भूल गई थी, कभी बनाऊँगी तो फिर से शेयर करूँगी। बाकी बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। बॉईल मैंने इसको कर दिया था, बॉईल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-15 सीटी ली तब जाकर ये गुठली जो है ना वो अच्छे से पक पाई है। और उसके बाद में बस तेल के अंदर राई, जीरा, हींग, हरी मिर्ची और बाकी नॉर्मल जो मसाले होते हैं ना, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, बस ये 2-3 मसाले और थोड़ा सा नमक डालकर, और जो गुठली थी ना वो उसमें डाल दी थी। बस पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रखना होता, ये देखो। और मस्टर्ड ऑयल में ये सब्ज़ी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और बाकी हेल्दी तो है ही है। और यहाँ पर हमारे चावल जो है वो भी बनकर रेडी हो चुके हैं।
हम सबका खाना हो चुका है, मैंने भी खाना खा लिया है, मम्मी जी वगैरह सबका खाना हो चुका था। और उसके बाद में मैंने करी थी किचन की क्लीनिंग और मम्मी जी ने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे। तो वो सब करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ सीधे अपने वाले रूम में। तो आज इस रूम को मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक करना है। तो मतलब घर का जितना भी पोर्शन है ना, उन सभी को मैंने ना डिवाइड किया हुआ है। तो कभी इस रूम को भी ना पूरा एक दिन में मैं साफ़ नहीं करती हूँ। कभी बेड वाला पार्ट क्लीन करती हूँ, तो कभी मेरी जो वार्डरोब अंदर से साफ़ करनी है, कभी वार्डरोब को बाहर से साफ़ करनी है, कभी ड्रेसिंग टेबल को अंदर बाहर से साफ़ करना है। तो एक ही रूम के अंदर भी मैं काम जो है ना वो पार्टीशंस में करती हूँ। तो इसीलिए वीक में मतलब एक बार, वीक में नहीं तो मतलब 15 दिन में एक बार जो है वो नंबर फिर से इस रूम का आ ही जाता है। तो कभी इस रूम को करती हूँ, कभी बच्चों वाला रूम है, कभी लिविंग रूम है, कभी किचन है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा क्लीनिंग के अंदर मैं ये वाला काम करती हूँ। तो आज मुझे एक्स्ट्रा क्लीनिंग के अंदर क्या करना है वो अब मैं आपको आगे बताती हूँ। भाई हाल फिलहाल में तो बेड जो है उसको आज मैंने सुबह बनाया नहीं था, टाइम ही नहीं मिला था मुझे। एक्चुअली बच्चे अगर स्कूल जाते हैं ना तो वो जल्दी चले जाते हैं, तो फिर जेंट्स भी टाइम से उठ जाते हैं ना, तो फिर मैं ये काम सुबह ही कर लेती हूँ नहाने से पहले। और यदि जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना तो फिर वो उठते हैं लेट, 8 बजे उठते हैं, और फिर जेंट्स भी 8 साढ़े 8 बजे उठते हैं। तो उस वजह से मैं नहा लेती हूँ। तो नहाने के बाद में फिर ये वाला काम मेरे से हो नहीं पाता, ये काम फिर मेरा पेंडिंग हो जाता है, मतलब बाद में। तो बिस्तर वगैरह तो बच्चों ने फोल्ड करके रख दिए थे, लेकिन इस बेड को रीसेट करने का काम तो मुझे ही करना होता है। क्योंकि इस मैट्रेस को ना थोड़ा सा उठा के फिर इस बेडशीट को, क्योंकि ये फिटेड बेडशीट है ना, तो उसको फिर अच्छे से नीचे ना दबाना होता है। ये काम फिर मुझे ही करना होता है क्योंकि मैट्रेस जो है वो थोड़ा सा हैवी है। तो अच्छा, वैसे मेरे पास में जो 2 बेडशीट इसके ऊपर और लगाती हूँ ना, वो तो एकदम फिट है, एकदम टाइट है बेडशीट। तो उसको ना मुझे इस तरीके से मैट्रेस उठा के ठीक नहीं करना होता है। जिस दिन मैं बेडशीट बिछाती हूँ ना, उसी दिन मुझे उसको अच्छे से टक करना होता है, बाकी तो फिर वो बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है। लेकिन एक ये वाली बेडशीट है ना, इसका थोड़ा सा मेजरमेंट मुझे लगता है कि कुछ आगे पीछे है, तो इसीलिए जब सोते हैं ना तो हल्के हल्के से ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं। और फिर मुझे बेडशीट के ऊपर अगर एक भी रिंकल होता है ना, वो बेडशीट मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने बेडशीट टाइट कर दी थी। उसके बाद में पिलो वगैरह ऊपर अच्छे से मैंने सजा दिए हैं। तो यहाँ पर बेड जो है वो मेरा अच्छे से बन चुका है। उसके बाद में ड्रेसिंग टेबल का जो ये कांच है, ये तो मुझे डेली बेसिस पर रोज़ साफ़ करना ही होता है, क्योंकि वही है कि यहीं पर सब लोग तैयार होते हैं तो फिर हाथ भी लगते हैं। कई बार बच्चे पाउडर वगैरह लगाते हैं, टेल्कम पाउडर मैं भी लगाती हूँ, तो उसके ना बिल्कुल ऊपर है ना दाग धब्बे से लगते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो वो मैंने साफ़ किया। उसके बाद में ये ड्रेसिंग टेबल के यहाँ नीचे वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पर भी ना बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, मतलब ये इनर वियर वगैरह सब रहते हैं। इनको मैंने खोल के एक बार देख लिया है कि अंदर सारी चीज़ें अच्छे से जमी हुई है कि नहीं, क्योंकि ये मतलब बच्चे भी खुद से निकालते हैं ना, तो फिर चीज़ों को ना बिखेर देते हैं कपड़ों को। तो फिर मैं इनको भी ना ठीक ठाक करती रहती हूँ। तो यही है कि सभी काम के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी भी काम को कर रहे हैं ना, तो उस काम को मतलब अच्छे से कर लो, तो फिर उसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अभी मैं ये बेड के साइड वाला टेबल है ना, इसको मैं ऊपर से ही पहुंचने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको खोला ना, तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। जबकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसकी क्लीनिंग करी थी ना, तो मैंने इसको इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। लेकिन आजकल होता क्या है कि बच्चों वाले रूम में मम्मी जी बाबू जी सोते हैं ना, तो बच्चे मेरे वाले रूम में पढ़ते हैं, तो यहीं पर बैठ के पढ़ते हैं। तो इनके हाथ में जो कुछ भी चीज़ें होती है ना, बच्चे इसी कैबिनेट के अंदर डाल देते हैं, इसी ड्रॉवर के अंदर डाल देते हैं। तो अभी मैंने जैसे ही खोला तो मतलब बहुत सारी वो चीज़ें भी थी। इसके अलावा कुछ टैबलेट वगैरह रखती हूँ ना, तो जैसे 10 टैबलेट अंदर थी, तो 10 में से किसी के अंदर 2 ही टैबलेट बची हुई है, किसी के अंदर 1 ही बची हुई है। तो उस रैपर की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सा मैसी लग रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने क्या करा कि टैबलेट्स को मतलब कट कर दिया था। तो जो 2 टैबलेट थी तो सिर्फ 2 ही टैबलेट रखी, बाकी का रैपर मैंने फेंक दिया। और यहाँ पर पेन अभी मैंने आपको बताया करीबन 10 से 12 पेन बच्चों ने इसके अंदर डाले हुए थे। तो वो सारे पेन भी मैंने बच्चों के जो स्टडी टेबल है वहीं पर सेट करके मतलब कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरा ये दोनों ही ड्रॉवर जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। और इसी के साथ में ही मेरे घर की जो क्लीनिंग का काम है, मॉर्निंग क्लीनिंग का काम, वो भी कंप्लीट होता है। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना।